हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQIAS हिंदी। जब कभी भी कोई भी व्यक्ति एक से अधिक जीवन साथी रखता है तो उसे बहुविवाह कहा जाता है और भारत में बहुविवाह का एक लंबा इतिहास रहा है। हम लोगों ने ये खास तौर पे देखा है कि राजा महाराजाओं के काल से ये प्रथा चली आ रही है कि एक पुरुष कई कई महिलाओं के साथ विवाह किया करता था और यही प्रथा जिस प्रकार से प्राचीन काल में मौजूद थी, कालांतर में व्यवस्था में बनी रही और धीरे धीरे ये हमारे वर्तमान स्वतंत्र भारत में भी शामिल हो गई। अब भारत में आज भी कुछ लोगों के साथ ये स्थिति है कि उन्होंने एक से अधिक शादी की हुई है और वो अपने दोनों जीवन साथियों के साथ या दो से अधिक जीवन साथियों के साथ में अपना जीवन बिता रहे हैं। लेकिन दरअसल अब यह स्थिति और अधिक दिन टिकने वाली नहीं है, क्योंकि दरअसल सरकार ने एक नया कानून तैयार किया है और यह कानून पूरी तरह से बहुविवाह को प्रतिबंधित करता है। जरूरी है कि इससे जुड़े तमाम महत्वपूर्ण पहलुओं को हम समझें कि अब आने वाले समय में व्यवस्था किस प्रकार से परिवर्तित हो रही है। हेलो एंड वेरी गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। मैं कुणाल आप सभी का स्टडी IQIAS हिंदी पे स्वागत करता हूं और अब लोग बात करने वाले हैं एक खास आर्टिकल पे जो है व्हाट्स इन असम्स एंटी पॉलीगैमी बिल, जेल टर्म्स फॉर ऑफेंडर्स, कंपनसेशन फॉर विमेन। तो देखिए भाई, स्थिति यहाँ पर यह है कि असम सरकार ने फैसला किया है कि वो एंटी पॉलीगैमी बिल लेके आने वाला है। ये जो एंटी पॉलीगैमी बिल है, इसका मतलब यह है कि यह बहुविवाह रोधी विधेयक इसको कहा जा रहा है। अब इसकी स्थिति यह है कि असम सरकार के फिलहाल जो मंत्रिमंडल है, उस मंत्रिमंडल ने इस विधेयक को पास कर दिया है और अब जल्द ही जो इनका शीतकालीन सत्र शुरू होने वाला है, उस सत्र में इस विधेयक को पेश किया जाएगा, जिसकी पूरे देश में बहुत ज्यादा चर्चा हो रही है। ये भी देखने वाली बात है कि ये जो विधेयक आया है, जैसे ये कानून बनता है तो ये बाकी और राज्यों और यूनियन टेरिटरीज के लिए भी इंस्पिरेशन हो सकता है और ये भी संभावना है कि भारत के और भी राज्य अब इसी के हिसाब से सभी चीजों को स्वीकार करके कुछ नया कानून आके अपने अपने राज्यों के अंदर भी लागू करें। ये भी हो सकता है कि केंद्र सरकार इसको आधार बना के पूरे देश के लिए कोई खास कानून बना दे, पर फिलहाल ये समझते हैं कि असम का ये खास कानून कहता क्या है। तो फिलहाल असम मंत्रिमंडल ने असम बहुविवाह निषेध विधेयक 2025 को मंजूरी दे दी है। अब इसको आगे आने वाले शीतकालीन सत्र में पेश किया जाएगा। इस विधेयक को लाने का मुख्य उद्देश्य है राज्य में बहुविवाह यानी कि पॉलीगेमी पर पूर्ण प्रतिबंध लगाना और 25 नवंबर से शुरू हो रहा है असम सरकार का शीतकालीन सत्र और असम के इस शीतकालीन सत्र में इस विधेयक को पेश किया जाएगा और सभी के लिए अब पूरे राज्य के अंदर बहुविवाह निषेध कर दिया जाएगा। हालांकि इसके कुछ खास प्रावधान हैं जिसके ऊपर नजर डालना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो इस विधेयक के अंदर जो खास खास प्रावधान शामिल किए गए उनमें सबसे पहला प्रावधान यही है कि अगर कोई व्यक्ति बहुविवाह करता है तो ये राज्य में दंडनीय अपराध रहेगा। यानी कि अब अगर किसी भी व्यक्ति ने राज्य में दूसरी या फिर तीसरी शादी करने की कोशिश की तो ऐसी स्थिति में उसको 7 वर्ष की सजा हो सकती है और साथ ही उसको जुर्माना भी लगाया जा सकता है। ये दोनों ही स्थितियां यहाँ पर हो सकती है। तो 7 साल तक की सजा का यहाँ पर प्रावधान किया गया, यानी कि अब आने वाले समय में किसी ने एक से ज्यादा शादी की तो ये अब दंडनीय अपराध है। तो ध्यान रखना पड़ेगा और सावधानियों से जीवन में काम करना पड़ेगा। इसके अलावा अपराध की प्रकृति उन्होंने क्या डिसाइड की, तो उन्होंने कहा है कि ये अपराध संज्ञेय अपराध है। इसका मतलब यह है कि अगर किसी भी व्यक्ति को इस मामले में गिरफ्तार किया जाएगा तो उसको बिल्कुल तुरंत तो जमानत मिलने वाली नहीं है। ये इन्होंने स्थिति यहाँ पर स्पष्ट कर दी है। ये दो महत्वपूर्ण प्रावधान है जो बहुविवाह को रोकने के लिए इन्होंने यहाँ पर शामिल किए। लेकिन दरअसल बात केवल यहीं तक ही सीमित नहीं है। मान लो कि आने वाले समय में अगर कोई भी व्यक्ति ऐसा है जिसने बहुविवाह किया तो बात बहुविवाह में केवल न्याय या सजा देने तक ही सीमित नहीं है। दरअसल समाज का एक वर्ग इससे प्रभावित होता है और बहुत ही नकारात्मक रूप से प्रभावित होता है। अगर कोई एक पुरुष एक पत्नी के होने के बावजूद दूसरी पत्नी लेकर आता है तो उसका मतलब यह है कि पुरानी जो पहली पत्नी थी उसकी उस पहली पत्नी के साथ में उसका मामला जो है वो कहीं ना कहीं गड़बड़ाया हुआ है। अब इस दौरान बहुत सारे मामलों में ये देखा गया है कि दूसरी पत्नी के आने के बाद में पहली पत्नी का बहिष्कार कर दिया जाता है या त्याग कर दिया जाता है या फिर उसको घर से बाहर निकाल के छोड़ दिया जाता है। अब कई केसेस तो हम लोग आज भी ऐसे देखते हैं भारत के अंदर जहां पर लोगों ने एक से अधिक पत्नियां रखी हुई हैं और वो लोग बिल्कुल सुखी जीवन बिता रहे हैं। लेकिन वहां भी स्थिति है जहां पर पहली पत्नी को दूसरी पत्नी के आने के बाद घर से बाहर निकाल दिया जाता है, त्याग दिया जाता है और इस दौरान उस पत्नी की जो आर्थिक सुरक्षा है उसका भी ध्यान नहीं रखा जाता और ना ही उसके जीवन पर कोई ध्यान रखा जाता है, केवल बस त्याग दिया जाता है। अब इस पूरे के पूरे घटनाक्रम में हम ये देखते हैं कि महिलाएं बहुत ज्यादा प्रभावित हो जाती हैं। कई बार ऐसा भी होता है कि महिलाओं को अकेले नहीं बल्कि बच्चों के साथ ही निकाल दिया जाता है। अब ये भी परेशानी वाली स्थिति है। तो इसके लिए इन्होंने कहा है कि हम एक मुआवजा कोष का गठन करेंगे और इस बहुविवाह की स्थिति में जो भी प्रभावित महिलाएं हैं उन महिलाओं की आर्थिक सुरक्षा के लिए कोष से उनको मुआवजा दिया जाएगा और जो पुरुष है उस पुरुष को सजा दी जाएगी। यानी कि पुरुष को तो जेल भेजा जाएगा
पुरुष तो चला जाएगा जेल। अब जेल की स्थिति में क्या होता है कि जो महिला है, जो पहली पत्नी जिसको पहले ही घर से बाहर निकाल दिया गया था, त्याग दिया गया था, उस महिला के लिए उन्होंने व्यवस्था ये करी है कि महिला को परेशानियां ना हो, महिला की आर्थिक सुरक्षा बनी रहे। तो इसी वजह से ये भी जरूरी है कि हम अब उसको मुआवजा दें। तो सरकार इसको मुआवजा देगी, तो मुआवजा कोष का गठन किया जाएगा। तो इसके अंदर बहु विवाह से पीड़ित महिलाओं के लिए विशेष मुआवजा की स्थिति रहने वाली है। पुरुष के जेल जाने के बाद महिला को आर्थिक रूप से असुरक्षित महसूस ना हो, चीजें ना गड़बड़ाए, उसके लिए इस कोष का गठन किया जाएगा। और मुआवजे की राशि क्या रहने वाली है और मुआवजे के लिए पात्रता के नियम क्या होंगे, अभी इसको तैयार नहीं किया गया। तो पहले अभी विधेयक को लेके आएंगे और लेके आने के बाद कानून बनाएंगे, फिर जो कानून बन जाएगा तो उसके बाद विचार करेंगे कि मुआवजा कोष में किसको किस प्रकार से मुआवजा दिया जाना है, नियम क्या है और पात्रता क्या है। हालांकि जहां एक तरफ ये कानून पूरी तरह से बहु विवाह को प्रतिबंधित करने की बात करता है, वहीं दूसरी तरफ इस कानून के अंदर कुछ अपवाद भी हैं और इसके अपवादों को समझना भी महत्वपूर्ण है। तो कुछ अपवाद इन्होंने रखे हैं, यानी कि रखने का मतलब ये कि अब असम के अंदर ही रहने वाले कुछ वर्ग ऐसे होंगे जो वर्ग इस कानून के अधीन नहीं आने वाले हैं और ना ही उनके ऊपर ये कानून लागू होगा। अब कौन है वो लोग? तो देखिए, अपवादों की स्थिति हमें यहाँ देखने को मिलेगी। तो असम सरकार ने पहली बात तो क्लियरली यह कह दिया कि देखिए, अब असम राज्य में रहने वाले जो अनुसूचित जाति समुदाय के लोग हैं, यानी कि शेड्यूल्ड कास्ट जो हैं, उन लोगों के ऊपर ये कानून लागू नहीं होगा। यानी कि इस कानून के आने के बावजूद अगर शेड्यूल्ड कास्ट लोग जो भी राज्य में रहते हैं, अगर वो एक से अधिक विवाह करना चाहते हैं तो उन्हें इसकी इजाजत रहेगी, उनके लिए ये किसी प्रकार का अपराध नहीं होगा। दूसरी खास बात इनका ये कहना है कि भाई छठी अनुसूची में आने वाले जो जिले हैं, उन जिलों के ऊपर भी यह कानून लागू नहीं होगा। तो इसमें कौन कौन जिले रहेंगे? तो देखिए, पहली बात तो बोडोलैंड प्रादेशिक परिषद इसमें आ जाएगी। इसके अलावा दीमा हसाओ और कार्बी आंगलोंग, ये वो क्षेत्र हैं असम के जहां पर अब ये कानून लागू नहीं होगा। यानी कि अगर आप इन हिस्सों में रहते हैं तो ऐसी स्थिति में ये भी मैटर नहीं करता कि आप शेड्यूल कास्ट के हैं, शेड्यूल ट्राइब्स के हैं या शेड्यूल ट्राइब्स के नहीं है। अगर इन हिस्सों में रहने वाली स्थिति है तो आप चाहे शेड्यूल ट्राइब्स के हो या ना हो, आप किसी प्रकार से किसी भी समुदाय से जुड़े हुए हो, आप इस कानून के अधीन नहीं आने वाले हैं, आप सेफ स्थिति में रहेंगे। और वहीं तीसरी स्थिति ये है कि जो छठी अनुसूची वाले क्षेत्रों में 2005 से पहले रहने वाले जो अल्पसंख्यक मुस्लिम थे, उनको भी यहाँ पर छूट दी जाएगी। तो ये वाली स्थिति भी इनके लिए खास रहेगी। तो अल्टीमेटली देखा जाए तो चीजें तो काफी ज्यादा बेहतरीन है और चीजें मतलब एक तरफ जहां पर कानून बनाया गया है पॉलीगैमी को बैन करने के लिए, वहीं दूसरे तरफ अपवाद भी दिए गए हैं कि अपवादों के तहत चीजें किस प्रकार से आगे बढ़ेंगी, कौन इसमें शामिल नहीं रहने वाला है। बातें तो इंपॉर्टेंट है। हालांकि जब कभी भी हम किसी भी कानून में अपवाद को शामिल करते हैं तो उसका मतलब है कि कुछ हिस्से इससे बचे रहेंगे। हालांकि जो हिस्से बचे रहते हैं कहीं ना कहीं वो हमेशा ही ना अलग अलग प्रकार की चुनौतियों का शिकार होते रहते हैं, उनके लिए आपत्तियां भी उठाई जाती है और कहा जाता है कि जब सभी के लिए कानून आना है तो क्यों इन वर्गों को छोड़ा जा रहा है। जैसे कि यहाँ भी आप लोग के लिए प्रश्न आएगा ना ये चीज कि क्यों इनको छोड़ रहे हैं, इनको छोड़ने की तो जरूरत नहीं थी। अगर सरकार ने असम के लिए कानून बनाया तो पूरे असम को शामिल करना चाहिए था। लेकिन दरअसल जो जनजातियों की स्थिति रहती है वो परंपराओं से आधारित रहती है, उनकी जो वन वाली स्थिति है, जो उनका अपनी परंपरा, रीति रिवाज, बाकी पहलू है, तो वहां पर चीजें कहीं ना कहीं कनेक्ट हो जाती है। तो इसी वजह से अनुसूचित जातियों को छोड़ दिया जाता है कानून में शामिल करने के लिए। और छठी अनुसूची का मामला तो यह है कि इनको पहले से ही विशेष अधिकार मिले हुए हैं, तो उनकी स्थिति को संरक्षण देने के लिए कहा गया है कि ठीक है, सरकारी हस्तक्षेप सीधे तौर पर नहीं रहने वाला, आपके यहाँ पर भी छूट रहेगी, ये इन्होंने व्यवस्था की है। बातें क्लियर हैं? तो ये सारी इंपॉर्टेंट अपवाद है। अब इन अपवादों के साथ साथ अब ये समझिए कि दरअसल क्या संदर्भ रहा इस मामले में, यानी कि क्यों कानून लेकर के आई है असम सरकार, क्या ऐसी जरूरत पड़ी। तो देखिए, असम सरकार ने बताया कि देखिए, असम के अंदर ये खास स्थिति है कि बहुविवाह बहुत ज्यादा हो रहा है और बहुविवाह ज्यादा होने की स्थिति ये है कि अब महिलाओं की सुरक्षा और सम्मान की बात यहाँ पर जुड़ जाती है। तो हम चाहते हैं कि महिलाओं को सुरक्षा भी मिले, महिलाओं का सम्मान भी हो राज्य में, और इसी वजह से हम इस कानून को लेके आना चाहते हैं और व्यवस्था में स्थापित करना चाहते हैं। वहीं दूसरी खास बात, पुरुष जब कभी भी बहुविवाह करते हैं, यानी कि एक पत्नी के होने के बावजूद जब वो और पत्नियां लेकर के आ जाते हैं, तो ऐसी स्थिति में पहली पत्नी का त्याग हो जाता है, बेदखल हो जाती है। जब पहली पत्नी बेदखल हो जाती है तो ऐसी स्थिति में महिला की स्थिति आर्थिक और सामाजिक रूप से असुरक्षित हो जाती है, वो बहुत परेशान हो जाती है, कोई सहारा नहीं रहता। तो जरूरी है कि केवल न्याय ही ना हो बल्कि महिला को सहारा भी मिले, मुआवजा भी मिले, जिससे उसकी स्थिति ठीक ठाक रहे। और इसके अलावा इसका उद्देश्य है ऐसी महिलाओं को कानूनी संरक्षण और आर्थिक सहायता देना। तो एक तरफ न्याय हो रहा है, वहीं दूसरी तरफ आर्थिक संरक्षण भी मिल जा रहा है। तो दोनों ही पहलुओं को यहाँ पर सरकार संबोधित कर रही है। अब दरअसल इस पूरे के पूरे घटनाक्रम में ये सारा काम अचानक से नहीं हुआ, ये काम धीरे धीरे हुआ है और अब जाके 2025 में ये लग रहा है कि ये चीजें पूरी हो जाएंगी। अब दरअसल स्थिति क्या है, तो असम सरकार की ये जो कल्पना है ये आज की नहीं, दरअसल ये 2023 से चली आ रही है। 2023 में ही असम की सरकार ने बहुविवाह विरोधी कानून लाने की योजना की घोषणा कर दी थी कि देखिए भाई, मैं बहुविवाह विरोधी कानून लेकर के आऊंगा। तो दरअसल जिस समय 2023 में इन्होंने घोषणा की थी, तो घोषणा करने के बाद इन्होंने ये काम सौंपा था एक खास समिति को, और ये समिति बनाई गई थी सेवानिवृत्त न्यायमूर्ति रूमी फूकन की अध्यक्षता में।
इनकी अध्यक्षता में बनाई गई समिति, और समिति को बोला गया कि आप असम राज्य में बहुविवाह विरोधी कानून लाने पर विचार कीजिए, हमें वो मुद्दे सुझाइए जिसके आधार पर हम इस कानून को तैयार कर सकते हैं, क्या क्या इसके पहलू रहने वाले हैं, क्या क्या इसकी और बाकी चीजें रहेंगी, आप असम की स्थिति के संदर्भ में इस कानून के ऊपर विचार कीजिए। तो उसके बाद फिर उन्होंने सारी बातों की जांच की, परख की, और उसके बाद इन्होंने अपनी रिपोर्ट भेजी। तो जब रिपोर्ट भेजी तो इन्हीं की रिपोर्ट को आधार बना करके असम सरकार ने ये विधेयक तैयार किया जो अब आने वाला है विधानसभा के सत्र में। हालांकि 2024 में जब उत्तराखंड के द्वारा समान नागरिक संहिता पारित की गई थी, तो उसके बाद से असम सरकार ने इस कानून को समान नागरिक संहिता की भावना के अनुरूप आगे बढ़ाने का निर्णय भी लिया था। ये बात असम सरकार ने क्लियर कर दी थी। तो मुख्य भूमिका रही है यहाँ पर सेवानिवृत्त न्यायमूर्ति रूमी फूकन की, जिस वजह से चीजें यहाँ पर आगे बढ़ी है। तो इस प्रकार से ये हमारे सामने आया और आज हम देख रहे हैं कि कानून इस प्रकार से बना हुआ। हालांकि भारत में बहुविवाह की चर्चा काफी लंबे समय से हो रही है, और स्वतंत्रता के बाद से हम लोग देख रहे हैं कि कहीं ना कहीं ये पहलू जुड़ जाते हैं अलग अलग रूपों में। तो अब दरअसल क्या है कि भारत में पहले से बहुविवाह के लिए कानून भी बने हुए हैं, और बहुविवाह कई बार सुप्रीम कोर्ट में और बाकी कोर्ट्स के अंदर भी चर्चा का विषय बनी। तो दरअसल अब भारत के कानून क्या कहते हैं बहुविवाह के बारे में, जरा एक बार उस तरफ भी ध्यान कर लेते हैं। क्योंकि असम की सरकार क्या कर रही है कि असम की सरकार ने यहाँ पर एक सेपरेट लॉ बनाया, एक पृथक कानून बनाया जो केवल और केवल बहुविवाह की बात करता है। लेकिन अगर हम बात करें कि भारत के अंदर क्या बहुविवाह की इजाजत है तो किस रूप में, और अगर इजाजत नहीं है तो क्या सजा का प्रावधान है। क्योंकि आपके पास जब ऑलरेडी एक कानून अगर है इस मामले में, तो आपको दूसरा कानून क्यों ही लाना है, आप उस कानून को अधिक से लागू कीजिए अच्छी तरह से। तो दरअसल स्थिति क्या कहती है, तो देखिए भारत के अंदर हम चीजों को समझे तो हम लोग को यह पता लगता है कि कानून की स्थिति इस प्रकार है कि काफी अलग अलग कानूनों में अकॉर्डिंग धर्म को कवर किया गया। जैसे कि भारत की खास बात यह है कि भारत में हिंदू, सिख, जैन और बौद्ध इन समुदायों के लिए जो खास कानून है वो है हिंदू विवाह अधिनियम 1955। और हिंदू विवाह अधिनियम 1955 की धारा 5 और 17 है, जहां पर बात की गई है बहुविवाह की या विवाह से संबंधित पहलुओं की। तो दरअसल इस कानून के तहत वैध विवाह किसे माना जाता है, तो ये कानून कहता है कि देखिए वैध विवाह वही विवाह है जहां पर दोनों पक्षों में से किसी का भी पहले कोई जीवन साथी ना हो या पहले किसी का विवाह ना हुआ, ये स्थिति है। जीवन साथी ना हो इसका मतलब क्या है कि कई बार विवाह तो होता है, पर विवाह होने के बाद में जीवन में कुछ परिस्थितियां बिगड़ जाती है, तो डाइवोर्स हो जाता है, या कुछ प्राकृतिक कारण से आपका जीवन साथी आपसे अलग हो जाता है। तो ये दो स्थिति है, या तो पहले विवाह ही ना हुआ हो, या विवाह हुआ है तो आपका जीवन साथी आपके साथ नहीं है, उस स्थिति में आप विवाह कर सकते हो। यानी कि उसी विवाह को वैध माना जाएगा जहां पर दोनों पक्षों के पास अपना जीवन साथी नहीं है। अगर किसी भी एक पक्ष के पास जीवन साथी है तो वो विवाह वैध नहीं माना जा सकता। तो विवाहित ना होना या फिर आपका जीवन साथी ना होना ये एक खास स्थिति है, और ये इस कानून में कवर की गई है। अगर कभी भी एक जीवन साथी होने के बावजूद आप कोई व्यक्ति दूसरा विवाह करता है, तीसरा विवाह करता है, तो ऐसी स्थिति में भारतीय न्याय संहिता की धारा 82 के तहत यह प्रावधान किया गया है कि ये एक दंडनीय अपराध है, यानी कि व्यक्ति को सजा मिलेगी अगर उसने दूसरा विवाह किया या तीसरा विवाह किया। इस दौरान 7 साल तक की कैद या जुर्माना उसके ऊपर लगाया जा सकता है, ये इसमें प्रावधान किया गया। हालांकि इस दौरान देखने वाली बात यह है कि ये कोई भारतीय न्याय संहिता का अकेला पहलू नहीं है, पहले ये आईपीसी के तहत भी कवर था। तो आईपीसी में पहले से शामिल था, आईपीसी की चीजों को बाद में जब भारतीय न्याय संहिता में शामिल किया गया तो वहां पर भी बहुविवाह को रखा गया। तो यानी कि हम मान सकते हैं कि भारत के अंदर एक लंबे समय से बहुविवाह को अवैध किया हुआ है हिंदू विवाह अधिनियम ने। इतनी बातें तो क्लियर है। लेकिन ये बातें केवल हिंदू, सिख, जैन और बौद्ध समुदाय की, यानी कि इन चारों धर्मों के लिए सीधे तौर पर मामला ये कहता है कि आप एक से अधिक विवाह नहीं कर सकते। लेकिन दरअसल अब आप लोग ये कहोगे कि सर जब विवाह की इजाजत ही नहीं है तो फिर भी भारत में तो ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने एक से ज्यादा विवाह किया हुआ है, ऐसा क्यों किया हुआ है? तो देखिए दरअसल उसके पीछे स्थिति दूसरी है। दरअसल एक्चुअल में हम कभी भी न्याय कब मांगते हैं, मान लो कि अगर मैं हूं और अगर मुझे न्याय चाहिए तो उसका क्या मतलब है? देखो उसका मतलब ये है कि मेरे साथ बुरा हुआ, लेकिन मेरे साथ बुरा होने का मतलब ये नहीं कि वहीं पे ही न्याय हो जाए। दरअसल मुझे कोर्ट को जाके ये बताना पड़ता है कि मेरे साथ ये बुरा हुआ है। अब कई बार क्या होता है कि किसी ने 2 शादी की है, 3 शादी की है, लेकिन सारी धर्म पत्नियां खुश हैं, सारी बीवियां खुश हैं कि ठीक है हाँ एक से ज्यादा पत्नियां हैं, हम मिलकर रह लेते हैं आपस में, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, हमारी अच्छी चीज है। अब जब आपको वहां पर ये लग ही नहीं रहा कि आप पीड़ित हैं या आप परेशान हैं या आप प्रभावित हैं, तो ऐसी स्थिति में आप क्यों जाओगे कोर्ट और क्यों मामला दर्ज करोगे? कोर्ट तभी आपके बातों को सुनेगा जब आपको ये वहां पे बात बताओगे कि मेरे साथ बुरा हुआ है, गलत हुआ है, मैं पीड़ित हूं, तब वहां न्याय होगा। अब आपकी स्थिति अच्छी चल रही है तो आपके यहाँ न्याय नहीं चाहिए, जब न्याय नहीं चाहिए तो कोर्ट ऐसे मामलों में नहीं पड़ेगा, पहले ही कोर्ट के पास बहुत ज्यादा लोड आ रखा है। बातें क्लियर हैं सभी को? तो एक जीवन साथी के बावजूद दूसरा जीवन साथी होना केवल यहीं पे बात नहीं कोर्ट तक पहुंच जाएगी, आपको ये बात कोर्ट को बतानी पड़ेगी कि मेरे साथ बुरा हुआ है, न्याय कीजिए, तब जाकर के फिर इसको कवर किया जाएगा धारा 82 के तहत बीएनएस के, और 7 साल तक की सजा है वो जुर्माने की स्थिति वहां बनी हुई है।
ये तो बात हो गई इन 4 समुदायों की। अगर बात करें मुस्लिम्स की, तो मुस्लिम्स के लिए क्या नियम है? तो देखिए मुस्लिम्स के लिए नियम ये कहता है शरीयत के हिसाब से कि आप अधिकतम 4 पत्नियां रख सकते हैं। और ये बात ध्यान रखना कि 4 पत्नियों का प्रावधान है, 4 पति का प्रावधान नहीं है, यानी कि जेंडर न्यूट्रल नहीं है। केवल पुरुषों को अधिकार है कि वो 1 से अधिक पत्नियां रख सकते हैं। महिलाओं के मामले में ऐसा कोई भी अधिकार नहीं है। और कोई पुरुष 1 से अधिक पत्नियां कब रख सकता है, वो स्थिति भी समझिए। कोई पुरुष 1 से अधिक पत्नियां तभी रख सकता है जब वो उन सभी महिलाओं का समान रूप से भरण पोषण करे और उन महिलाओं के साथ में न्याय कर सके। अगर कोई व्यक्ति सभी महिलाओं का समान रूप से भरण पोषण नहीं कर सकता और उनका न्याय नहीं कर सकता, तो इस स्थिति में ये बात ध्यान रखनी है कि वो व्यक्ति इस प्रकार के कदम नहीं उठा सकता, उसको इसकी इजाजत नहीं दी गई है। मतलब धर्म इजाजत तभी देता है जब आप समानता से चीजें कर सकते हैं। अगर समानता से नहीं कर सकते तो फिर ये बात ऐसा नहीं माननी कि मैंडेटरी है, कर ही सकते हो, ऐसा कोई प्रावधान नहीं है। आपको न्याय भी करना है, यानी कि महिलाओं का ध्यान रखा जाना है, वो भी जरूरी चीज है। इसके अलावा मुस्लिम महिलाओं के लिए बहुपतिवाद के लिए कोई मान्यता नहीं, क्लियरली मना किया गया। और ये सारी चीजें कहां पर हैं, तो ये सभी चीजें शरिया कानून 1937 के तहत संरक्षित की गई। तो यहाँ मुस्लिम पक्ष की चीजें क्लियर हो गई। अब ईसाई, पारसी और अन्य समुदायों का क्या मामला? तो देखिए ईसाइयों के लिए कानून है भारतीय ईसाई विवाह अधिनियम 1872 और पारसियों के लिए कानून है पारसी विवाह एवं तलाक अधिनियम 1936। और दोनों की ही बात करें तो दोनों में कहा गया है एक विवाह के बारे में, यानी कि आप केवल एक ही शादी कर सकते हैं, एक से अधिक शादियों की इजाजत आपको नहीं दी गई, ना तो ईसाइयों के लिए है और ना ही पारसियों के लिए। तो ये कानूनों की स्थिति है। तो इसके आधार पर अब हम मान सकते हैं कि जिस प्रकार का ये नया कानून आया है, इस नए कानून के आने से बहुत सारे पहलू सुधरने वाले हैं, कुछ नई व्यवस्था असल में देखने को मिलेगी। हालांकि सेम जो चीज की गई है वो चीजें पहले से कानून में मौजूद है, लेकिन पहला कानून मौजूद होने के बावजूद बाकी चीजें, तो पहले से कानून मौजूद है तो इसका मतलब क्या है कि पूरे देश के मामले में कानून है और पूरे देश में बहु विवाह को इलीगल करार दिया गया, दंडनीय अपराध करार दिया गया। तो कानून और नीतिगत पहलू क्या कहते हैं? तो ये विधेयक व्यक्तिगत कानूनों से जुड़े संवेदनशील क्षेत्रों में एक राज्य स्तर की पहल है, अपने आप में खास चीज है। तो यह भारत में समान नागरिक संहिता की दिशा में राज्यों के द्वारा उठाए गए व्यवहारिक कदमों में से भी एक माना गया है। यानी कि आप इसको यूसीसी से भी जोड़ सकते हैं कि जिस प्रकार से यूसीसी कहता है सब लोग समान और समान व्यवस्था का पालन करेंगे, उसके हिसाब से ये चीजें हैं। और ये देश का पहला पूर्वोत्तर राज्य है असम जो इस तरह का कानून लेके आ रहा है। अब यहाँ कुछ सकारात्मक पहलू हैं। देखिए पहली बात तो महिलाओं को अधिकार मिलेंगे और साथ साथ महिलाओं की गरिमा की रक्षा भी होगी। दूसरी खास बात, समाज में अब एक विवाह को कानूनी पुष्टि देने वाले हैं ये असम में अपने राज्य के स्पेशल कानून से। पर कुछ चुनौतियां भी हैं। चुनौतियां क्या है? तो चुनौतियां ये हैं कि देखिए कई बार क्या होता है कि जब आप ऐसी बातें कहते हैं तो विरोध खड़ा हो सकता है। तो माना जा रहा है कि कुछ समुदाय धार्मिक और पारंपरिक आधारों पर विरोध कर सकते हैं, आपके खिलाफ खड़े हो सकते हैं। इसके अलावा छठी अनुसूची वाले क्षेत्रों को आपने अलग कानूनी ढांचा बनाने के लिए कहा, यानी कि उनके लिए एक अलग व्यवस्था की है। तो इसकी वजह से अब क्या है कि राज्य सरकार पे थोड़ा सा अतिरिक्त और अलग बोझ भी आ सकता है, या फिर इसका क्रियान्वयन भी जटिल हो सकता है कि आपने इनके लिए अलग क्यों किया। क्योंकि जब सब लोग एक ही भूमि पर, एक ही जमीन पर, एक ही जगह रह रहे हैं तो क्यों अलग? हालांकि परंपरा और बाकी पहलू जुड़ जाते हैं, लेकिन उसके बावजूद इस चीज को लेकर कई बार ये आपत्ति आती है कि क्यों इनको अलग चीजें दे रहे हो, नहीं दी जानी चाहिए। तो ऐसी मना भी किया जाता है। ठीक है, तो यहाँ बात है बहुविवाह की। तो किसी व्यक्ति का जब एक से अधिक जीवन साथी होता है तो उसको हम लोग क्या कहते हैं? बहुविवाह। और ये बहुविवाह दो रूपों में देखने को मिलती है। एक होता है बहुपत्नी, यानी कि जब कभी भी एक पुरुष एक से ज्यादा पत्नियां रखता है तो इसको बहुपत्नी विवाह कहते हैं। और जब कभी भी एक महिला एक से अधिक पतियों को रखती है, यानी कि पतियों पुरुषों से शादी कर लेती है, तो एक महिला के जब एक से अधिक पति होते हैं तो उस स्थिति में इसको कहते हैं बहुपत्नी पतिवाद। ठीक है, तो बहुपत्नी मतलब एक से ज्यादा पत्नियां, बहुपत्नी मतलब एक से ज्यादा पति। तो पत्नी और पति दोनों में बस यही कॉन्सेप्ट का अंतर है। बहुपत्नीवाद को अंग्रेजी में कहते हैं पॉलीगाइनी और बहुपतिवाद को कहते हैं पॉलीएंड्री। अब इस दौरान बहुपति क्या होगा? महिला की एक से अधिक पति, और बहुपत्नी मतलब एक पुरुष की एक से अधिक पत्नी है। हालांकि भारत के अंदर हम ये देखते हैं कि बहुविवाह आमतौर पर अवैध ही है, क्योंकि इसकी जो स्थिति है वो धार्मिक और व्यक्तिगत कानूनों के अनुरूप नहीं मानी जाती है। सब जगह पे वैसे अलग अलग चीजें भी हैं। ठीक है, तो न्यायिक दृष्टिकोण क्या रहा है? तो ये मामला कोर्ट में भी चला, कोर्ट में भी काफी सारी चीजें डिस्कस हुई हैं और कोर्ट ने भी अलग अलग जगह पे अलग अलग पहलू रखे। जैसे कि पहला जो मामला हम देखते हैं वो 1984 का यहाँ पर है, और सरोज रानी बनाम सुदर्शन कुमार मामला था, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने क्लियरली ये कहा कि एक विवाह हिंदू विवाह अधिनियम का मूल सिद्धांत है। यानी कि अगर आप हिंदू हैं या फिर आप जो समुदाय, जैसे कि जो समुदाय कवर किए जाते हैं हिंदू विवाह अधिनियम में, सिख, जैन और बौद्ध, तो अगर आप ऐसे किसी समुदाय जुड़े हुए हैं तो इन सभी का नियम यह है कि देखिए भाई आप एक ही शादी कर सकते हैं, मूल सिद्धांत है। इसके अलावा खुसरो बनाम राज्य 2023 मामले में क्लियरली ये कहा गया था कि देखिए भले ही बहुविवाह कुछ धर्मों में अनुमति प्राप्त है, लेकिन राज्य इसके सामाजिक प्रभाव को नियंत्रित करने के लिए कानून बना सकते हैं। तो कानून बनाने की इजाजत यहाँ पर राज्य को बताई गई थी कि देखिए आप बना सकते हैं, आपको छूट है यहाँ पे। ऐसा नहीं है कि आप कानून ही नहीं बना सकते, बना सकते हैं चीजों को व्यवस्थित करने के लिए। इसके अलावा गोविंद बनाम महाराष्ट्र राज्य 2023 मामला था, जहां पर समान नागरिक संहिता के तहत बहुविवाह की परंपरा को कानूनी रूप से सीमित किया जा सकता है, ऐसा कोर्ट ने क्लियरली कहा था।
तो ये सारी महत्वपूर्ण बातें हैं, जो सारी की सारी खास बातें आप लोगों को जाननी चाहिए और पता होनी चाहिए भारत में बहुविवाह के बारे में। और जो ये नया कानून आ रहा है, हालांकि पहले से कानून मौजूद है, लेकिन असम अपने एक अलग कानून लेकर के इस स्थिति में आगे बढ़ रहा है। तो अब आप लोगों को क्या लगता है, क्या बहु विवाह होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, कमेंट में बताइए और इस वीडियो को शेयर कीजिए जहां तक भी आप लोग कर सकते हैं। इसके अलावा एक इजी सा क्वेश्चन है, जिस क्वेश्चन का आप लोग कमेंट कीजिए, क्योंकि दरअसल ये जो पूरा का पूरा टॉपिक है, ये टॉपिक कहाँ जरूरी है आप लोग के जीएस पेपर 2 विधि निर्माण के तहत भी जरूरी है, और जीएस पेपर 1 जहां हम लोग बात करते हैं इंडियन सोसाइटी की, वहां का पहलू भी जुड़ जाता है। तो 2 पेपर के हिसाब से ये चीजें जरूरी हैं, तो बिल्कुल आंसर कमेंट जरूर करना है। देखिए कितने लोगों को समझ आया ठीक से, कितने लोगों को नहीं आया। इसके अलावा आप लोग अगर द हिंदू न्यूज़पेपर पढ़ना चाहते हैं तो जुड़ सकते हैं हमारे साथ रोज सुबह 9 बजे, क्योंकि सुबह 9 बजे हम लोग हिंदी में द हिंदू न्यूज़पेपर कवर करते हैं, जहां न्यूज़ एनालिसिस के साथ साथ एडिटोरियल डिस्कशन भी आप लोग के लिए करवाया जाता है। तो बिल्कुल जुड़िए हमारे साथ यहाँ पे। और इसके अलावा आप लोग के लिए खास बात यह है कि 12 नवंबर से एक नया बैच शुरू हो रहा है स्टडी आईक्यू का, जो 2027 के लिए प्रतिज्ञा प्लस बैच है। यहाँ पर इंग्लिश, हिंदी और हिंग्लिश तीनों प्रकार की स्थिति आपको देखने को मिल जाएगी, यानी कि आप किसी भी मोड में पढ़ना चाहते पढ़ सकते हैं। 26 और 28 के बैच भी अवेलेबल है, और ये बैच शुरू होने वाला है 12 नवंबर से शाम 6 बजे। बैच रहने वाला बहुत ज़्यादा खास, क्योंकि आपको मिलती है यहाँ पर 1000 से अधिक घंटे की कक्षाएं, और इन कक्षाओं का अर्थ यह है कि आप लोग का पूरा सिलेबस कवर होगा, आप लोग की आंसर राइटिंग, सी सेट, करंट अफेयर्स, हर एक पहलू को यहाँ पर कवर किया जाएगा। बात केवल इतनी ही नहीं है, इन सारे पहलू के अलावा ये आपको 1-to-1 मेंटरशिप भी यहाँ पर प्रोवाइड की जाती है, ताकि आप लोग को केवल तैयारी के लिए किताबें या फिर आप लोग को केवल क्लासेस देना, मतलब आपके जो डिलेमास है, जो आपके इश्यूज हैं अपने अपने, वो इश्यूज भी यहाँ पर सॉल्व किए जाएं। तो आपके मेंटोर होते हैं, पूरी तैयारी में आपके साथ रहते हैं। इसके अलावा स्टडी मटेरियल आपको स्टडी आईक्यू पूरा प्रोवाइड करता है, ताकि आप लोग को स्टडी मटेरियल की टेंशन भी ना रहे। और स्टडी मटेरियल के अलावा आप लोग को टेस्ट सीरीज भी स्टडी आईक्यू प्रोवाइड करता है, तो आप लोग के लिए टेस्ट सीरीज की व्यवस्था भी यहाँ पर बनी रहती है। तो ये खास फीचर्स हैं जो स्टडी आईक्यू को प्रोवाइड कर रहा है, तो आपकी तैयारी को और अच्छा बनाने के लिए। इसके अलावा स्कॉलरशिप भी रहती है, अगर 11,000 आप टॉप तक परफॉर्मर बनते हैं तो 11,000 का आपको स्कॉलरशिप मिलता है। इसके अलावा पूरी फीस आपकी रिफंड भी हो जाती है अगर आपने प्रीलिम्स क्लियर किया है। तो अगर आप बैच में एनरोल करना चाहते हैं तो आप खास डिस्काउंट भी ले सकते हैं, आपको एक बैच में खास डिस्काउंट मिल जाएगा एनरोल करने के लिए, और वो खास डिस्काउंट मिलेगा KL लाइव कोड यूज करके। अगर आपने KL लाइव कोड यूज किया है तो आपको मिल जाएगा बहुत खास डिस्काउंट, और डिस्काउंट के तहत फीस आपको बहुत ही कम पे करनी पड़ेगी। ये खास बात आपको यहाँ देखने को मिलेगी। तो कम फीस के तहत आपकी चीज़ें चलने वाली हैं यहाँ पर आगे बहुत अच्छी हो करके, तो एनरोल कर सकते हैं आप अपनी तैयारियों को और अच्छा बनाने के लिए, और खास डिस्काउंट के साथ। तो शुरू कर सकते हैं कभी भी, और उसके अलावा जुड़ सकते हैं 2026 के क्रैश कोर्स में, जो है SIP यानी कि सक्सेस इन प्रीलिम्स। और सक्सेस इन प्रीलिम्स के अंदर आप लोग की केवल प्रीलिम्स ओरिएंटेड तैयारी कराई जाएगी, प्रीलिम्स ओरिएंटेड क्लासेस दी जाएंगी आपको, और उसी के अकॉर्डिंग आपकी सारी चीज़ें आगे बढ़ेंगी। PYQs MCQs भी बहुत सारे सॉल्व करवाए जाएंगे। तो इस दौरान अगर आप एनरोल करना चाहते हैं तो एनरोल करने के लिए केवल आपको यूज़ करना है KL लाइव कोड। अगर आप KL लाइव कोड भी यूज़ कर ले तो आपको यहाँ पर भी डिस्काउंट मिल जाएगा, और ये चीज़ें भी आपकी बहुत अच्छी हो जाएंगी। तो एनरोल कर सकते हैं, 10 नवंबर से शुरू हो रहा है ये बैच। और इसके अलावा जुड़ सकते हैं टेलीग्राम, इंस्टाग्राम, फेसबुक और एक्स, सभी जगह मिलता है। और इसके अलावा आप लोग को PDF और बाकी डिस्कशन में पार्टिसिपेट करने के लिए जुड़ना पड़ेगा हमारे टेलीग्राम चैनल पे। तो आ जाइए टेलीग्राम पे, सर्च कर सकते हैं मेरे नाम से, आपको चैनल मिल जाएगा। तो बस आज की क्लास में इतना ही। जितनी महत्वपूर्ण बातें आपके साथ होनी थी वो सब हो गई अच्छे से डिस्कस। फिलहाल वीडियो को जहाँ तक भी शेयर कर सकते हैं ज़रूर शेयर कीजिए, और इसके अलावा जिन्होंने अब तक इसको लाइक नहीं किया, लाइक के बिना कोई नहीं जाएगा। और बाकी ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ के लिए जुड़े रहें स्टडी IQ के साथ में। थैंक यू सो मच। जय हिंद। हिंदी में UPSC की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी।